न्यूज़ 18 इंडिया। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। इस गठबंधन को ठगबंधन में बदलने में प्रियंका गांधी की एंट्री काफी अहम रही और अंदर खाने की खबर यह है कि प्रियंका ने फोन कर यूपी के गठबंधन के लिए राह आसान की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सालों के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ आ गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 लड़कों की जोड़ी की चर्चा है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या अब की बार ये जोड़ी कुछ कमाल दिखाएगी? अंत भला तो सब भला। कांग्रेस से गठबंधन होगा। विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। अखिलेश यादव ने कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। डील के डन होने की फाइनल मोहर लगा दी। अखिलेश ने जिसे अंत करार दिया वो एक नई शुरुआत है, क्योंकि लंबी खींचतान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का हठबंधन गठबंधन में बदल गया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब की बार चुनौती और बड़ी है। टारगेट बीजेपी को मात देने की है। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को जीतने से रोकना है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी से टक्कर लेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने का कलेवर और योगी आदित्यनाथ का तेवर होगा, और चुनावी संग्राम में राहुल और अखिलेश को इन दोनों से लोहा लेना होगा। गांधी जी की यात्रा था, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला। सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास जीत का सिलसिला है। मोदी लहर के साथ राम लहर भी जुड़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या इस गठबंधन से विपक्ष को संजीवनी मिलने वाली है या फिर बीजेपी को एक और चुनावी मुद्दा मिल गया है? दोनों दल के बीच एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। बाकी बची एक सीट चंद्रशेखर रावण के आजाद समाज पार्टी के पाले में गई है। दोनों दलों के तल्खी के बीच आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से 17 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 63 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार दोनों दलों के नेताओं ने ये सोचा और समझा कि बीजेपी के साथ अगर मजबूती से चुनाव लड़ना है तो दोनों दलों को साथ आना पड़ेगा। दोनों दलों के बीच 3 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट भी मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ये सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तो गठबंधन कल तक मझधार में था, उसे धरातल पर उतारने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भले ही नहीं है, लेकिन उनके एक फोन कॉल ने अखिलेश यादव के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया, और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को गठबंधन फॉर्मूले के तहत 17 सीटें मिली हैं। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज,
वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, झांसी और बुलंदशहर। 7 साल पहले 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। मौका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का था। तब यूपी की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। उस वक्त चुनाव प्रचार में नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन यूपी की जनता ने इस साथ को सिरे से खारिज कर दिया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 41.4% वोट के साथ यूपी की 325 सीटों पर कमल खिला। वहीं समाजवादी पार्टी 21.8% वोटों के साथ 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का तो और बुरा हाल हुआ। 6.2% वोटरों ने हाथ का साथ दिया और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस के हाथ आईं। इस बार चुनौती और बड़ी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तो जरूर तय हो गया है, लेकिन इस अलायंस से किसको होगा घाटा और किसका कुछ नहीं जाता, ये सवाल अभी से उठने लगे हैं। अब 7 साल बाद एक बार फिर दोनों दलों के नेता यूपी के 2 लड़कों के साथ आने का दम भरेंगे। दावा साथ लड़ने का है, साथ भिड़ने का है, साथ साथ जीतने का भी है। लेकिन यूपी में हुए पिछले चुनावों के नतीजे सिर्फ हार का गणित बता रहे हैं। वो पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो या फिर समाजवादी पार्टी। 2014 लोकसभा चुनाव में हार, 2017 विधानसभा चुनाव में हार, 2019 लोकसभा चुनाव में हार, 2022 विधानसभा चुनाव में हार। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अभी से इस गठबंधन को हार का आईना दिखाने लगे हैं। 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? दरअसल कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन का कॉमन फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी का चुनावी समीकरण कहता है कि मुस्लिम वोटर परंपरागत वोट करते हुए बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देगा, और अगर किसी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं मिलता है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं। यही वजह है कि बरसों से आजमाए MY समीकरण के बूते दोनों दल बीजेपी को मात देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता एक ही साथ मजबूरी का भी है और मजबूती का भी। मजबूरी का इसलिए क्योंकि दोनों दल ये जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर बटे तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। लेकिन मजबूती का इसलिए क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण के साथ कांग्रेस के वोट जुड़ गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। साहब इस वक्त मौजूद है राजेंद्र चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। सर 80 में से कितनी, अब गठबंधन हो गया, 80 में से कितनी जीत रहे हैं आप लोग? 80 के 80 जीत रहे हैं। ये गठबंधन 80 के 80 जीतेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय हो गया है। आज इस गठबंधन के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा या फिर स्थानीय निकाय के इलेक्शन, पिछले 10 सालों में बीजेपी हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाती आ रही है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बीजेपी का तीर ज्यादातर निशाने पर ही लग रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में काफी हद तक कामयाब रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। अब गठबंधन के बाद राहुल और अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के इसी नैरेटिव को तोड़ना होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक पर्व में बदलने के बाद बीजेपी काशी, मथुरा और यहां तक कि कल्की मंदिर के बहाने हिंदू वोट बैंक बढ़ा रही है। यूपी की सियासत का समीकरण कहता है कि हिंदू वोट बैंक का सीधा नुकसान
विपक्ष को ही होगा। यही वजह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट करने में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यही वजह है कि लंबी खींचतान एक बार फिर यूपी के दो लड़कों पर एसपी और कांग्रेस ने गठबंधन दांव लगाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग यहां पर होगी और बड़े फैसले का ऐलान उसमें हो सकता है। कई बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी यहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से दी जाएगी। गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाई जा सकती है, ये इस वक्त सूत्र है और गन्ना खरीद की कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल अब गन्ना की जो कीमत है वो की जा सकती है। तो लगातार किसानों की यहां पर मांगे थी और उनमें अब कुछ फैसले यहां पर सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बड़े फैसले यहां पर ले सकती है। कुछ देर में इसका ऐलान होगा जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाई जा सकती है, सूत्र लगातार बता रहे हैं। और 8% की ये बढ़ोतरी यहां पर की जा सकती है। अब तक 315 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो सकती है कीमतें। और किसान आंदोलन को 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। हालात ये है कि दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एमएसपी की गारंटी के नाम पर इतना गदर क्यों मचाया जा रहा है। दिल्ली कूच पर अड़े बॉर्डर पर गदर। किसान आंदोलन को लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है, बल्कि पिछले 24 घंटे में हालात काफी तनाव भरे देखे गए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और राकेश टिकैत अब चेतावनी देने लगे हैं कि अगर सरकार ने किसानों की सभी मांगे नहीं मानी तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। खन्नौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर मचे गदर को देखकर साफ समझा जा सकता है कि एमएसपी पर गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर कितना जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ हैं। 2 दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए, अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट लाके शहीद किया गया, 3 गंभीर जख्मी हैं। वहां खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे, उसके लिए 2 दिन का विश्राम। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए, 12 बजे से 2 बजे तक। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, जहां पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के धुएं के बीच भागते किसान को इतना ज्यादा आक्रामक होने की क्यों जरूरत पड़ी है, इसकी वजह भी जान लीजिए। किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जो सख्त इंतजाम किए गए हैं वो गलत है। किसान शांति से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर गदर मचा हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों से बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। भीड़ को देख के अंदाजा लगाइए कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर एक तरीके से जो रेत की बोरियां लाई थी उसका आड़ बनाने के लिए, ओट बनाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी ओर यहाँ पर गीली बोरियां रखी गई हैं, पानी रखा गया है, जिससे कि आंसू गैस के गोले जब यहाँ पर गिरे तो उसको एक तरीके से निष्क्रिय यहाँ पर किया जा सके। दूसरी तरफ
क्योंकि किसानों ने यहाँ पर प्रोक्लेन और जेसीबी मशीन यहाँ पर मंगाई थी। तो उसके बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी वहाँ पर आप देखेंगे तो मैं एक पूरे प्रोक्लेन मशीन को वहाँ पर देख पा रहा हूँ। उसकी तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। पहला निर्णय तो ये था जिससे किसानों के आमदन भी बढ़े और मैं एक आंकड़ा आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं। 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था, नहीं मिलती थी। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था। अगर मैं केवल पिछले 4-5 सालों का भी उदाहरण दूं तो सन 2019-20 ये जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 75,854 करोड़ रुपया किसानों को मिला, गन्ना किसानों को, और 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपया मिला। 2021-22 में 1,18,618 रुपये मिले और 2022-23 में 1,14,005 रुपये मिले और ये लगभग 99.9% पैसा इनके खाते में सीधा चीनी मिलों द्वारा दिया गया। और इस साल भी अब तक 81% से ज्यादा पैसा अब तक मिल चुका है। तो कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। दूसरा निर्णय, क्योंकि किसान के पास पशुपालन का भी काम होता है, तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत एक सब स्कीम, ये हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पैक एनिमल्स होते हैं यानी कि भारवाही पशु जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर आदि की संख्या देश भर में घट रही है और देसी नस्ल की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसलिए पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा विस्तार में अगर आपको कहूं तो पैक एनिमल्स जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के कार्यों को भी लिया जाएगा और पशुधन जैसे कि पोल्ट्री और पैक एनिमल्स के ब्रीडिंग फार्म को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ देश में फॉडर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड तथा नॉन फॉरेस्ट वेस्ट लैंड, चारागाहों, बंजर भूमि में भी फॉडर के प्रोडक्शन यानी कि चारा के प्रोडक्शन के कार्य को भी लिया जाएगा। तो इसके प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए गोडाउन की सुविधा हो, रिसीविंग शेड हो या फिर ड्राइंग प्लेटफॉर्म या मशीनरी हो, इसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इंश्योरेंस को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के पशुधन जिसमें अब पैक एनिमल्स को भी इंश्योरेंस करने का लाभ मिलेगा। अब इसमें एक समान इनको प्रीमियम देना पड़ेगा। पहले लगभग 20% से लेकर 50% तक प्रीमियम देना पड़ता था, अब 15% ही प्रीमियम देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस की सुविधा सुअर और खरगोश, पिग और रैबिट को छोड़कर 5 कैटल यूनिट की बजाय अब 10 कैटल यूनिट के लिए उपलब्ध होगी। और जैसा मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी चैलेंज मेथड के आधार पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 50% तक सब्सिडी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता इसमें भी मिलेगी। इससे हमें लगभग 20 लाख से ज्यादा किसानों को चारा के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए और पशुधन संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और पशुओं की इंश्योरेंस और छोटे और सीमांत किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इससे फीड और फॉडर, इसके उत्पादन के क्षेत्र में भी और बढ़ावा मिलेगा, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी। और जो हमारे पैक एनिमल जैसा मैंने कहा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गधा आदि, इनके भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट को बल दिया जाएगा। जो तीसरा निर्णय है वो फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को लेकर है। ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाएगा। ये जो हमारी स्कीम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन, भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेके 2025-26 तक, जिसमें 2930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए, एफएमपी के लिए दिया जाएगा और 1160 करोड़ रुपया आरएमबीए कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का। और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। हालांकि फ्लड मैनेजमेंट का काम राज्य की सरकारों का होता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की सुविधा पहले भी भारत और किसान आंदोलन को 9 दिन हो चुके हैं। अभी तक किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। हालात ये है कि दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एमएसपी की गारंटी के नाम पर इतना गदर क्यों मचाया जा रहा है। दिल्ली कूच पर अड़े, बॉर्डर पर गदर,
किसान आंदोलन को लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसान और सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है, बल्कि पिछले 24 घंटे में हालात काफी तनाव भरे देखे गए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और राकेश टिकैत अब चेतावनी देने लगे हैं कि अगर सरकार ने किसानों की सभी मांगे नहीं मानी तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। खन्नौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर मचे गदर को देखकर साफ समझा जा सकता है कि एमएसपी पर गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर कितना जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ हैं। 2 दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए, अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट लाके शहीद किया गया, 3 गंभीर जख्मी हैं। वहां खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे, उसके लिए 2 दिन का विश्राम। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए, 12 बजे से 2 बजे तक। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, जहां पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के धुएं के बीच भागते किसान को इतना ज्यादा आक्रामक होने की क्यों जरूरत पड़ी है, इसकी वजह भी जान लीजिए। किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जो सख्त इंतजाम किए गए हैं वो गलत है। किसान शांति से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर गदर मचा हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों से बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। भीड़ को देख के अंदाजा लगाइए कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर एक तरीके से जो रेत की बोरियां लाई थी उसका आड़ बनाने के लिए, ओट बनाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी ओर यहाँ पर गीली बोरियां रखी गई हैं, पानी रखा गया है, जिससे कि आंसू गैस के गोले जब यहाँ पर गिरे तो उसको एक तरीके से निष्क्रिय यहाँ पर किया जा सके। दूसरी तरफ क्योंकि किसानों ने यहाँ पर प्रोक्लेन और जेसीबी मशीन यहाँ पर मंगाई थी, तो उसके बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी वहाँ पर आप देखेंगे तो मैं एक पूरे प्रोक्लेन मशीन को वहाँ पर देख पा रहा हूँ, उसके पीछे एक जेसीबी खड़ी हुई है। देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे और ये हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर से लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे, अपने ज्ञापन देंगे। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है। एमएसपी पर चाहिए गारंटी, गारंटी पर अटकी बात। किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब तक 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसे फेल बताया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार 5वें दौर की भी बातचीत करने की कोशिश में है। केंद्र सरकार के साथ पंजाब और हरियाणा सरकार भी कोशिश में है, लेकिन ये भी सच है कि अब आंदोलन की आड़ में कुछ और ही होने लगा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। 5वें दौर की वार्ता के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इस बीच किसान नेताओं ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाले का साफ कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो किसान आपा हो सकते हैं। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि एमएसपी पर जब तक बातचीत पर ठोस जानकारी नहीं मिलेगी, सरकार से वार्ता का कोई फायदा नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत का साफ कहना है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है
तो हम नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। कोई जुआ आगे नहीं जाएगा, किसान लीडर आगे जाएंगे। किसान डल्लेवाल साहब, पंदेर और सब बड़े लीडर सब आगे जाएंगे और कोई आगे नहीं जाएगा। हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और राकेश टिकैत दबाव बना रहे हैं कि केंद्र सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी बना कर दे। इधर सरकार का तर्क है कि एक साथ 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देना लगभग असंभव है। किसानों की सभी मांगों में सबसे बड़ी चुनौती एमएसपी पर गारंटी बनी हुई है।